हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एनडीए का एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है जो 6 सितंबर को होने जा रहा है 2020 को, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही चल गया होगा कि यूपीएससी ने अभी रिसेंटली अपना कैलेंडर जो रिवाइज कैलेंडर है वो जारी किया है, जिसमें एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों के लिए एक ही दिन उसने एग्ज़ाम रखा है और वो एग्ज़ाम होगा हमारा 6 सितंबर को। तो जो लोग एनडीए 1 जिन्होंने भरा था उनका एग्ज़ाम अप्रैल में होना था, लेकिन वो एग्ज़ाम अप्रैल में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो वो एग्ज़ाम भी अब 6 सितंबर को होगा। और जो नया फॉर्म है वो 10 जून को आएगा एनडीए 2 के लिए और उसका एग्ज़ाम भी 6 सितंबर को होगा। तो एनडीए 1 और एनडीए 2 जो होगा वो कंबाइंड होगा। जैसा कि यूपीएससी अगर आप लोग देखा होगा आप लोगों ने नोटिफिकेशन, उसमें एक लाइन बिल्कुल क्लियरली कही गई है कि बोथ द एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड जॉइंटली, यानी कि दोनों एग्ज़ाम्स क्या होंगे, एक ही साथ होंगे, एनडीए 1 और एनडीए 2। तो यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो दोनों का एक ही साथ होगा। अब जिन लोगों ने एनडीए 1 भरा है उनको एनडीए 2 भरना है या उनको ऑलरेडी भर चुके हैं उनको ज़रूरत है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे 10 जून को जब नया फॉर्म आएगा तब क्लियर होंगे कि भाई जो लोग ऑलरेडी भर चुके हैं एनडीए 1 वो उनको एनडीए 2 भरने की ज़रूरत है या नहीं है, या वो उनको ऑलरेडी भरा हुआ है तो उनको नहीं भरना है। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अब 10 जून को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम जो होगा दोनों का वो कंबाइंड होगा और वो 6 सितंबर को होगा। अब एक बेनिफिट ये है कि 6 सितंबर को होगा तो हमारे पास ऑलरेडी 3 महीना है और नंबर ऑफ़ सीट्स भी अगर हम इस लिहाज से देखें, अगर दोनों एग्ज़ाम कंबाइंड ले रहे हैं तो अगर यूपीएससी की स्ट्रेटजी ये है कि दोनों एग्ज़ाम्स के लिए कंबाइंड ले रहे हैं तो सीट्स भी क्या हो जाएंगी हमारी ऑलमोस्ट एनडीए 1 और एनडीए 2 के लिए क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। यानी कि अगर अराउंड 400 सीट्स के आसपास अगर हम मान लें तो ये अराउंड 800 के आसपास सीट्स हमारी हो जाएंगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए कि अभी हमारे पास 3 महीने का समय, इस 3 महीने के समय को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें तो हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ सीट्स भी अगर जैसा अभी तक दिख रहा है कि क्योंकि एग्ज़ाम कंबाइंड हो रहा है तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी आई होप दोनों की कंबाइंड मिलनी चाहिए। अब एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है यूपीएससी की, जैसा मेरे हिसाब से, कि रिटन एग्ज़ाम कंबाइंड हो और जो एसएसबी हो वो दोनों के लिए अलग हो या कंबाइंड हो। अब ये तो आगे पता ही चलेगा हम लोगों को, जैसे ही फॉर्म आएगा उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो दोनों का कंबाइंड होगा और अभी हमारा सारा फोकस किस पर होना चाहिए, एग्ज़ाम पर होना चाहिए। बाकी सारी बातें जैसे ही फॉर्म आ जाएगा वो सब क्लियर हो जाएंगी। हमारा फोकस अभी होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने जा रहा है इसको हम कैसे क्रैक करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एनडीए के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटेजी, अभी हमारे पास जो अराउंड 90 डेज़ का समय है, आज 6 जून है तो 6 जून से 6 जुलाई, 6 अगस्त और 6 सितंबर, ऑलमोस्ट 90 डेज़ का समय है। इस समय को हम कैसे यूटिलाइज़ करें। तो आज हम पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि मैथ्स को हम किस तरीके से फॉलो करें। तो अगर हम प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें, इसमें मैंने 2-3 साल के पेपर लिए हैं, 2017, 18, 19 का अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो हमने ये देखा है कि टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो ट्रिग्नोमेट्री में अराउंड 12 से 18 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। ये मोर और लेस थोड़ा बहुत 11 से 19 भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक ट्रेंड लिया है 3 साल के पेपरों का, उसके बेसिस पर एक एनालिसिस किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें 12 से 18 क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी में 7 से 15 क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा सेक्शन है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। स्टैट 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन और फंक्शन 3 से 9 क्वेश्चन के बीच में आता है। वेक्टर्स 5 से 9 क्वेश्चन के बीच में आता है। स्ट्रेट लाइन 4 से 8 क्वेश्चन के बीच में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में आता है। सेट्स 2 से 6 क्वेश्चन आते हैं सेट्स के। इंटीग्रेशन 4 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंशिएशन जिसमें प्योरली डिफरेंशिएशन है 2 से 5 क्वेश्चंस के करीब आते हैं। बाइनरी नंबर 1 से 2 या कभी कभी नहीं भी आता है, 0 भी मान सकते हैं उसको। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। 3D 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। लॉग 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर किए, कुछ टॉपिक रह भी गए होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम टॉपिक जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम अप होते हैं वो मैंने यहाँ सारे कवर किए। तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए इसके बेसिस पर होनी चाहिए कि हम किस तरीके से करें। अब सब लोग जानते हैं कि जो मैथ्स का एग्ज़ाम है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं 300 मार्क्स का।
और बाकी जो दूसरा पेपर होता है जीएटी का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जीएटी का पेपर आप लोगों को पता है कि 600 मार्क्स का होता है और उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आप सब लोगों को पता है कि आपको दोनों पेपर क्या करने होंगे, इंडिविजुअली क्वालिफाई करने। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैथ्स आपको हर हाल में क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि ये की है। अगर आप मैथ्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएटी का पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो ये मैथ्स आपको ये मान के चलिए क्वालिफाई करना ही करना है। अब हम बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास अगर 120 क्वेश्चंस हैं तो ये मान के चलिए कि हमको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो मैं बार बार, जो लोग क्लासरूम लेक्चर्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो लोग जानते हैं कि मैं हर बार यही एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि भाई आपको पूरा 120 क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करना है। आप ये मान के मत जाइए एग्जामिनेशन में कि मुझे पूरे 120 क्वेश्चंस करने हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अराउंड 70 to 75% पेपर। मान के चलिए अगर हम क्वेश्चंस के नज़रिए से देखें तो आपका टारगेट जो होना चाहिए कि आप सही क्वेश्चंस 70 to 80 क्वेश्चंस के बीच में अगर आप सही से क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ 65 to 80, ये आपका बिल्कुल सही करेक्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको अटैम्प्ट नहीं कहूँगा, यहाँ पर मैं इसको क्या कहूँगा, करेक्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। यानी अराउंड 40 क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो आप छोड़ सकते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे 65 से 80 क्वेश्चंस के बीच में बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो हमारा पार्ट 1 है, जो फेस 1 है, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम एसएसबी। ठीक है। अब देखिए अगर पेपर का पैटर्न देखें तो पेपर के पैटर्न में 30 क्वेश्चंस मान के चलिए मैक्सिमम, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम मैंने एक क्राइटेरिया लिया है, तो इन क्वेश्चंस को आपको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो स्ट्रेटेजी यही है कि जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको टच नहीं करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ये है कि आप पेपर गो थ्रू करिए और जो आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आराम से हो सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप करते चलिए। अब इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी क्या, ऐसा नहीं कि पेपर मिला तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपने करना शुरू कर दिया। आप टॉपिक पढ़ते जाइए, टॉपिक सेलेक्ट करते जाइए और रीडिंग में आपने क्वेश्चंस को टिक किया और उन क्वेश्चंस को करते जाइए। जो क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है या जिनमें आपको लग रहा है कि ये आंसर्स वेरी कर सकता है, उनको प्लीज़ छोड़ दीजिए, उनको ओमिट कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे और चूँकि आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो आपका चांस उतना ही कम होता चला जाएगा। तो हमारा फोकस, हमारा टारगेट सिर्फ ये वो क्वेश्चंस रहने चाहिए जो क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हैं, बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमको क्वेश्चंस नहीं आ रहा, उसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास क्या रहेगा, प्रॉपर टाइम रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप किसी रॉन्ग क्वेश्चंस को पिक करते हैं तो आप साथ साथ टाइम भी लूज़ करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए और साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपके साथ ऐड हो जाती है। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करिए, रीड करिए। और पेपर का जो पैटर्न है अगर आप ध्यान से देखें, पेपर में जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है, हो सकता है कि क्योंकि 4 सेट आते हैं ABCD, तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो पहले मिल जाएं, कुछ बच्चों को टफ़ क्वेश्चंस बाद में मिल जाएं, कुछ बच्चों को टफ़ क्वेश्चंस बीच में मिल जाएं। तो हमको इस तरीके से अपना पेपर पढ़ना है, पूरा पेपर गो थ्रू कर लेना है और वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं जिनके में हम कंफर्टेबल हैं, बहुत आसानी के साथ हम कर पाते हैं। सीक्वेंस से करने में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पेपर करके बाहर निकलते हैं तो बाहर जाके जब पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है अरे ये 5-10 क्वेश्चन तो हम आराम से कर सकते थे अगर हम टाइम मिला होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि सारा पेपर आप गो थ्रू करिए और उसमें से वो क्वेश्चन छांट लीजिए जिनमें आप कंफर्टेबल हैं। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आराम से आप 50-60 क्वेश्चन आराम से उसमें छांट सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में आप दोबारा से रीड करके वो क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन वो पिक कर लीजिए जिनको आप अटैम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल हटा दीजिए, इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिनमें आपको प्रॉब्लम है या जिनमें आप अटक रहे हैं या जिनमें आपको गैस करने की ज़रूरत है, उन पर कृपया बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो इस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। उन क्वेश्चंस को अपना अटैक करना है जिन क्वेश्चंस के बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटना चाहिए पेपर में जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर पेपर निकल के आए और आपको लगे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है और टिक कर लेना है कि ये क्वेश्चंस इजी हैं और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज़ इग्नोर करें। अब बात करते हैं कि भाई बुक्स हमको कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। कि 2-3 बुक्स हैं मैथ्स में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो NCERT है, 11th-12th की NCERT कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसके सारे एग्जाम्पल्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो इजी वन क्वेश्चंस हैं एनडी के एग्जाम में, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसा मैंने बताया वेरी करती है, जो इजी वन क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट NCERT से भी क्या हो है पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल से भी। तो NCERT 11th-12th फॉलो करनी है एग्जाम्पल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब इसमें आप चैप्टर वाइज ले सकते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस में आता है, अरिहंत में आता है, इसके अलावा और भी कई पब्लिकेशंस हैं उसमें आता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चैप्टर वाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने लगाए, तो आपको पता चलेगा कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो ये 2 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं ही हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है या आपकी तैयारी अब उतनी अच्छी नहीं भी है, तो आप RS अग्रवाल कर सकते हैं। ये 3 बुक सफिशिएंट हैं NCERT 11th-12th कॉन्सेप्ट के लिए इसमें, लेकिन ये अच्छे से होनी चाहिए ताकि आपका कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। ये कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप एग्जाम्पल्स और जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। इसमें MCQs भी होने चाहिए, मिसलिनियस भी होना चाहिए, यानी पूरा NCERT क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर एग्जाम्पलर कर पाएँ तो और बेहतर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ये सारा आपका तैयार होना चाहिए। RS अग्रवाल कर सकते हैं इसके साथ साथ, और अगर फिर भी और टाइम है आपके पास तो एक बुक और है पाथफाइंडर, वो भी कर सकते हैं। तो ये 4 बुक हैं, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो अगर ये 2-3 किताबें भी अगर आप NCERT 11th-12th ये अच्छे से कर लें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लें, तो ये भी सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप RS अग्रवाल और पाथफाइंडर भी क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छा अभी समय है हम लोगों के पास 2.5 से अराउंड 90 डेज़ का समय है। इस समय को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के हर दिन के हिसाब से आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि किस चैप्टर को करना है, कितने क्वेश्चंस उसमें करने हैं, चैप्टर पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस लगाने। जितने ज़्यादा आप MCQs लगाएंगे उतने ज़्यादा आप बेहतर स्थिति में आएंगे। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी के बारे में बहुत क्लियर हो गया होगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी बाकी सारी चीज़ों पर फोकस हटा दीजिए कि फॉर्म दोबारा से भरना है कि नहीं भरना है, क्या होगा, सीट्स क्या होंगी क्या नहीं, सारा फोकस अपना ये लगा दीजिए। बस आपको एक चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 6 सितंबर को होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है अभी तक कि भाई एग्ज़ाम जो होने जा रहा है वो 6 सितंबर को होगा, और दोनों लोगों को एक ही एग्ज़ाम देना होगा, यानी NDA 1 और NDA 2 वाले लोगों को एक ही एग्ज़ाम देना होगा। अब फॉर्म अलग अलग भरना होगा कि कंबाइंड भरना होगा, ये चीज़ें नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर है। बस अपना फोकस फिक्स रखिए कि 6 सितंबर को इस एग्ज़ाम को हमको क्या करना है, क्रैक करना है। थैंक यू।